आज हम मनोविज्ञान की किताब जो है कुलदीप सारस्वत जी की, उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें 14 टॉपिक्स हैं। और उन 14 टॉपिक्स में से जो पहला टॉपिक्स है शिक्षा, पेज नंबर 1 से 10 तक, तो उस पे बात करेंगे। और ये टॉपिक जब हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले है शिक्षा, एजुकेशन। है क्या एजुकेशन? देखो, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है, शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम, EDUCATUM, एजुकेटम शब्द से बना है, तथा एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ए यानी ई तथा ड्यूको, DUCO, ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। अब ए शब्द का अर्थ होता है, यानी ए मतलब ई शब्द का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको शब्द का अर्थ होता है बाहर निकालना। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ अंदर से बाहर निकालना होता है। नहीं समझे? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और एजुकेटम जो है, लैटिन भाषा का जो एजुकेटम है उससे बना है एजुकेशन। और जो एजुकेटम शब्द है EDUCATUM, वो लैटिन भाषा के लैटिन भाषा का शब्द एजुकेटम है, वो भी दो लैटिन शब्दों से बना है, एक ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको मतलब होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ अंदर से बाहर निकालना है ना। अब ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको मतलब बाहर निकालना। लैटिन भाषा के जो एजुकेयर हैं, EDUCARE, एजुकेयर हैं, लैटिन भाषा के एजुकेयर तथा एजुसियर, EDUCERE, एजुसियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द को मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। लैटिन भाषा के जो एजुकेयर हैं, एजुकेयर तथा एजुसियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द को मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। जो लैटिन भाषा के एजुकेयर, EDUCARE, या एजुसियर, EDUCERE, एजुसियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द को मूल रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना, बाहर लाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने अथवा विकसित करने की क्रिया से लिया जाता है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने साविद्या या विमुक्तये कहकर शिक्षा को मुक्ति का साधन माना है। शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करती है। अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करती है। अब शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे फ्रॉवेल
साहब ने परिभाषा, फ्रॉबेल साहब ने परिभाषा दी है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। फ्रॉबेल साहब का विचार है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है, जबकि स्वामी विवेकानंद जी का विचार है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फ्रॉबेल साहब ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। सेम टू सेम वैसा ही विचार था स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने कहा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जबकि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। गांधी जी का विचार था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। मतलब मस्तिष्क का भी विकास हो, शरीर का भी हो, आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। अरस्तु साहब कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी कहते थे शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। अरस्तु कहते थे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब और एक विद्वान आ गए, पेस्टोलॉजी साहब कहते हैं कि मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये पेस्टोलॉजी साहब कहते हैं मानव की जो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। तो इन विद्वानों के अगर हिसाब से देखें तो शिक्षा कुल मिला के सामंजस्य दिलाती है, शारीरिक विकास कराती है, मानसिक विकास कराती है। अगली इसमें हेडिंग है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। देखिए मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। मतलब इसको स्वतंत्र विषय बनाने के लिए लोगों ने परिभाषित करना शुरू किया। पहले तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था, शताब्दियों तक ऐसा होता रहा। लेकिन अब किसी को स्वतंत्र बनाओगे तो उसको परिभाषित करना भी तो शुरू करो अलग से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी के दो शब्दों से हुई है, साइके, लोगस। साइके PSYCHE, साइके, और लोगस तो जानते ही LOGOS। तो साइके और लोगस लैटिन और यूनानी दो शब्द, लैटिन साइके और यूनानी लोगस शब्द से हुई। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ आप लोग जानते हो अध्ययन करना। तो साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। मतलब इसी शब्दार्थी के आधार पर
प्लेटो साहब ने माना, अरस्तू ने माना, डेकार्ट साहब आदि ने मनोविज्ञान को काहे का विज्ञान माना? आत्मा का विज्ञान। पहले शुरुआत में प्लेटो और अरस्तू ने। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण, अब मान लिया प्लेटो और अरस्तू और डेकार्ट साहब ने मान तो लिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। भाई तुम किसी को आत्मा का विज्ञान मान रहे हो तो फिर आत्मा की कोई परिभाषा व्याख्या तो करो, स्पष्ट व्याख्या कुछ है नहीं। तो 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में फिर विलियम वुंट जी आए। विलियम जेम्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। 16वीं शताब्दी में ये नष्ट हो गया सब। आत्मा का जो स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में विलियम वुंट जी आए। विलियम जेम्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। अपूर्ण अर्थ होने के कारण, क्योंकि चेतना का विज्ञान, इसका तो अपूर्ण अर्थ है चेतना का, तो ये परिभाषा भी चली गई। और आत्मा वाली तो चली गई, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी के अंत में परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स आदि के द्वारा तो मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान माना गया, लेकिन अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिम्पजिंग नामक स्थान पर 1879 में, विलियम वुंट साहब ने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की। कहाँ स्थापित किया? मनोविज्ञान शाला। कहाँ स्थापित की? लिम्पजिंग नामक स्थान पर। और ये लिम्पजिंग स्थान है कहाँ? जर्मनी में। 1879 में प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है। पहली प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में, तो इसीलिए इसको प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है। इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। जब विलियम वुंट साहब ने 1879 में मनोविज्ञान शाला स्थापित की और प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना गया विलियम वुंट नो, तो इसी समय से दर्शन शास्त्र की शाखा से इसको अलग विषय माना गया। कब से? 1879 से। तो विलियम वुंट साहब ने इसको अलग कराया मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से। तो ये पूरा सिस्टम मनोविज्ञान का चला। लिम्पजिंग साहब जो थे, एक लिम्पजिंग साहब विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो लिम्पजिंग विश्वविद्यालय है, जहाँ मनोविज्ञान शाला स्थापित की थी विलियम वुंट साहब ने जर्मनी में, तो उसको अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वही देखो, प्रयोगशाला जो स्थापित की थी वही लिम्पजिंग विश्वविद्यालय बन गया। आज उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। फिर विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। फिर विलियम मैकडूगल साहब आए, उनकी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की उन्होंने। अपनी किताब जो आउटलाइन साइकोलॉजी है, उसमें विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में बड़ा 16वें पेज पर चेतना शब्द को बड़ी निंदा की। 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था प्लेटो और अरस्तू के द्वारा। फिर विलियम वुंट और विलियम जेम्स सारिखे ने चेतनक विज्ञान माना 17वीं शताब्दी में। फिर विलियम वुंट ने लिम्पजिंग नामक स्थान पर 1879 में
मनोविज्ञानशाला की स्थापना की 1879 में, तो फिर ये इसीलिए प्रयोगशाला विज्ञान का जनक बना और मनोविज्ञान को उसी दिन से दर्शन शास्त्र से अलग विषय रूप माना गया। अब ये 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन। कौन है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन। इसके अलावा वुडवर्थ भी हैं, स्किनर भी हैं, थार्नडाइक भी हैं, मैकडूगल भी हैं। आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। प्रमुख मनोवैज्ञानिक तो वाटसन हैं, लेकिन वुडवर्थ साहब, स्किनर साहब, थार्नडाइक साहब, मैकडूगल साहब, इन्होंने सबने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। आत्मा का विज्ञान माना था प्लेटो वगैरह ने, अरस्तु ने, डेकार्ड ने। चेतना का विज्ञान माना था विलियम वुंट, विलियम जेम्स ने। लेकिन व्यवहार का विज्ञान माना वाटसन प्रमुख है, बाकी वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल, इन लोगों ने भी माना। अगली हेडिंग है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था, ये तो तुम जानते ही हो। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी के दो शब्दों से हुई, ये भी हमको बता चुके हैं, साइके और लोगस। साइके का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। अरस्तु और प्लेटो ने जो आत्मा का विज्ञान माना, तो उसमें अरस्तु, प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु और डेकार्ट आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। अब इसमें आत्मा का विज्ञान किसने किसने माना? तो एक ट्रिक आती है, आत्मा से आप यू अड़े। आत्मा से आप यू अड़े। आत्मा से इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। किसने किसने? आ से हो गया अरस्तु, पा से हो गया प्लेटो, यू से हो गया यूनानी दार्शनिक थे ये सभी, अड़े से मतलब अरिस्टोटेटल और डे से मतलब डेकार्टे। नहीं समझ पाए? ट्रिक है क्या? आत्मा से आप यू अड़े। आत्मा से आत्मा मानने वाले मनोविज्ञान को आत्मा, आत्मा से यानी आत्मा से आत्मा माना मनोविज्ञान को। आप का मतलब आ से हो गया अरस्तु, पा से हो गया प्लेटो, यू से हो गया यूनानी दार्शनिक थे सभी, अरस्तु और प्लेटो। फिर अड़े आया, आत्मा से आप यू अड़े, यू मतलब यूनानी, अड़े, अड़े से हो गया अरिस्टोटल और डे से हो गया डेकार्टे। तो अगर तुमसे पूछे कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या माना, तो आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा से आप यू अड़े, आत्मा से यानी आत्मा, आ से अरस्तु, पा से प्लेटो, यू से यूनानी, आ से अरिस्टोटेटल और डे से डेकार्ट। अब मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान माना भी गया था ना। 17वीं शताब्दी में दर्शकों ने मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इनमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पाम्पोनोजी के अलावा लॉक और बर्कले भी प्रमुख हैं। मतलब जो इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे पाम्पोनोजी, वो और लॉक और बर्कले भी प्रमुख हैं। लॉक और बर्कले। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा
मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति और उसका स्वरूप का तो निर्धारण कर ही नहीं सका, तो फिर परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी। भाई मन क्या है, इसकी प्रकृति क्या, इसका स्वरूप है। यू कैन नॉट से अबाउट माइंड। इसकी ट्रिक क्या है? पलक की बाई मस्ती में। किसकी बाई मस्ती में? पलक। पलक में पा हो गया पंपोनॉजी दार्शनिक है। लक का मतलब लॉक, ये भी एक दार्शनिक है। इसकी साइलेंट है की, लॉक। तो पा से पंपोनॉजी, ला से लॉक। फिर हो गया पलक की इसमें साइलेंट कर दो। पलक की बाई, बाई से बा यानी बर्कले साहब। ई से इटली, ये सभी इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। पाम्पोनोजी, लॉक और बर्कले। मस्ती में, मस्ती का मतलब होता है इन सभी दर्शकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना। पाम्पोनोजी, लॉक, बर्कले, इन सभी ने। तो पलक की बाई मस्ती में। चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, अब चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञानों विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइफ्स आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अर्धचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य ना हो सका। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। तो हमने बताया मैकडूगल साहब ने चेतना शब्द की आलोचना की है आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16। अच्छा, चेतना का विज्ञान जिसने माना उनमें है चेतना को विलियम ने सजवाई। तो ये एक ट्रिक है। आत्मा का मानने वालों में थी, आत्मा से आप यू अड़े, आत्मा से मतलब आत्मा मानने वाले, आ से मतलब अरस्तु, पा से प्लेटो, यू से यूनानी, आ से एरिस्टोटेल, अड़ा से डेकार्ट। फिर दूसरी ट्रिक थी पलक की बाई मस्ती में। पलक पा से हो गया पंपोनोजी, लक से लक और का की इसमें साइलेंट है। पलक की बाई, बाई का मतलब बर्कले और ई, बाई में जो ई है इटली, और मस्तिष्क से मतलब मस्तिष्क को माना मनो। अब ये चेतना का है, चेतना को विलियम ने सजवाई। तो चेतना को इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। तो चेतना को हो गया विलियम मतलब विलियम वुंट। सजवाई से सजवाई सल्ली अर्थात जेम्स सल्ली, और जा से जेम्स अर्थात विलियम जेम्स, और वाई से मतलब वाइफ, ये सभी दार्शनिक है। सा से सल्ली जेम्स सल्ली, जा से जेम्स विलियम जेम्स, और वाई से मतलब वाइफ्स। तो ये वैज्ञानिक हैं जेम्स सल्ली, विलियम जेम्स, वाइफ विलियम वुंट, इन्होंने तो चेतना को विलियम ने सजवाई। चौथा है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थ सर्वाधिक मान्य रहा। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, इसके अलावा वुडवर्थ जी हैं, स्किनर जी हैं, थार्नडाइक जी हैं, मैकडूगल आदि मनोविज्ञान ने व्यवहार का विज्ञान माना। वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक और मैकडूगल। तो ये तो हुई मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। अब है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। वाटसन साहब मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है ये कहते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है ये कहते हैं। व्यवहार का निश्चित विज्ञान मानते हैं वाटसन साहब। वुडवर्थ डिफिनेशन देते हैं वुडवर्थ जी कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में
व्यक्त की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये वुडवर्थ साहब का मानना है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान, ये वाटसन साहब ने माना। और वातावरण के संबंध में व्यक्त की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, ये वुडवर्थ ने माना। स्किनर साहब क्या मान रहे हैं? स्किनर साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। लो, वाटसन साहब कह रहे हैं व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ कह रहे हैं कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो स्किनर कह रहे हैं कि जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने माना? स्किनर ने। अब एक विद्वान है मन, वही मन, माइंड वाला मन। वो कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। एक विद्वान हुए हैं क्रो वा क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये मनोविज्ञान को बताते हैं क्रो। मैकडूगल मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल जो है जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान मैकडूगल ने माना है मनोविज्ञान को। देखिए, वाटसन ने व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना। वुडवर्थ ने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान को माना। तो स्किनर साहब ने जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये माना। और व्यवहार और अनुभव का विज्ञान माना। मन ने आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो ने मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल साहब ने जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान माना। तो वाटसन साहब कह रहे हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। क्या बात कह दी! तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। ये वाटसन साहब का कथन है। वाटसन वुडवर्थ साहब के अनुसार, जिन्होंने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन माना था, उनके अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। सर्वप्रथम किसका परित्याग किया? आत्मा का। फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। आत्मा, मन, चेतना सबको त्याग दिया, आज व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है मनोविज्ञान। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ऐसा क्रो मानते हैं। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बच्चों की शताब्दी है। ये क्रो का कथन है। तो ये मनोविज्ञान की परिभाषा है। अब कुछ जनक बताए गए हैं, जैसे मनोविज्ञान के जनक अरस्तु बताए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक बताए जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, वही विलियम वुंट जिन्होंने 1879 में
मनोविज्ञान शाला स्थापित की थी जर्मनी के लिम्पजिंग में, और वहीं लिम्पजिंग विश्वविद्यालय बन गया जो आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन गया जर्मनी। तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, और विलियम वुंट जी को ही आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के तो जनक ही हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। देखो, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान पूछे तो थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पूछे तो विलियम वुंट, और आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों के विलियम वुंट। लेकिन अमेरिका तो फिर विलियम जेम्स आ जाएगा अमेरिकन मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल को मानिएगा। किशोर मनोविज्ञान, अगर किशोरों की सबसे बढ़िया कोई परख पाया तो फिर स्टेनले हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो जीन पियाजे हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। और व्यवहारवाद के जनक वाटसन साहब। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल साहब। मौलिक व्यवहारवादी के जनक स्किनर साहब, है ना। केवल मनोविज्ञान अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान विलियम वुंट दोनों के, अमेरिकन मनोविज्ञान विलियम जेम्स, किशोर मनोविज्ञान स्टेनले हॉल, व्यक्तित्व मनोविज्ञान जीन पियाजे, व्यवहारवाद वाटसन, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, मौलिक व्यवहारवादी स्किनर। अब है मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी। देखो, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं, मेन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें 14 शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक, समाज, प्रयोगात्मक, औद्योगिक, बाल, किशोर, प्रौढ़, विकासात्मक, शिक्षा, पशु, निंदात्मक, परा। सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक, समाज, प्रयोगात्मक, औद्योगिक, बाल, किशोर, प्रौढ़, विकासात्मक, शिक्षा, पशु, निदानात्मक, परा। तो ये 14 शाखाएं हैं मनोविज्ञान की। अगली हेडिंग है शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तक तो हमने मनोविज्ञान की परिभाषा है, अब शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान की शाखा में शिक्षा मनोविज्ञान जो है की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो 19वीं में माना, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं में मानी जाती, 1900 शताब्दी। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। किनके प्रयासों से? थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को, जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात शिक्षा में रूसो ने किया। रूसो कहता था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अब ये तो हम बता ही चुके हैं कि शिक्षा
कि अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई। ई से मतलब अंदर से और डी को मतलब बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा बालक की अंदर निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एडुकेयर व एडुशियर से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकास करना। मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये तो शिक्षा मनोविज्ञान हुआ। अब आगे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे, तो वो बाद में होगा। यहीं तक वीडियो रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज। आज हम